हेलो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो शिक्षण और शिक्षण जो है विधियां इसमें आ जाएंगे, शिक्षण के कुछ सिद्धांत आएंगे और शिक्षण सूत्र की आज हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है शिक्षण। ठीक है, शिक्षण क्या है? बेसिकली हम सभी जानते हैं, जब सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। जब शिक्षण तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि जो सीखने वाला है उसने जो अपना ज्ञान प्राप्त किया है वो उसका प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में वो ना कर ले। ठीक है, शिक्षण क्या होता है? जब मैं किसी उद्देश्य के साथ आपको कुछ सिखा रही हूं तो वो क्या है? वो शिक्षण है। और वो कब पूरा होगा? जब आप उस चीज का, जो मैंने सिखाया है, उस चीज का प्रयोग आप अपने व्यवहारिक जीवन में जो है कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका शिक्षण हो जाएगा। अगर अर्थ की बात करें तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो है शिक्षण कहलाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है ये। क्लियर? और शिक्षण की अगर बात की जाए तो पहले दो ध्रुव वाली जो है प्रक्रिया कहलाती थी, फिर इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है। तीन आयाम होते हैं इसके, या हम कह सकते हैं कि तीन ध्रुव होते हैं। वो तीन ध्रुव कौन कौन से होते हैं? पहली बात की जाए तो शिक्षक। शिक्षक के बिना शिक्षा अधूरी है। अगर शिक्षक ही नहीं होगा तो सिखाएगा कौन? ठीक है, तो पहला जो आयाम या पहला जो ध्रुव कह सकते हैं हम, शिक्षक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम। शिक्षक है, उसको यही नहीं पता है कि मुझे पढ़ाना क्या है, मुझे सिखाना क्या है, तो वो शिक्षक जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो कैसे पूरी करेगा। ठीक है, तो जो दूसरा हमारा हो जाएगा ध्रुव वो हो जाएगा इसका पाठ्यक्रम। तीसरे की अगर बात की जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट है तीसरा। अगर तीसरा अनुपस्थित रहेगा तो हम किसको सिखाएंगे? ठीक है, तो इन तीनों के बिना जो है शिक्षण की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। और ये तीनों ही जो है प्रमुख इसके आयाम है। इनमें से हम किसी एक को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहले द्विध्रुवीय जो है प्रक्रिया माना जाता था इसको, कि जो है शिक्षक और पाठ्यक्रम। ठीक है, शिक्षार्थी को जो है इसमें गौण भूमिका में रखा जाता था, लेकिन त्रिध्रुवीय में क्या है? मानवीय संबंधों पर जो है ये आधारित होती है। ठीक है, मानवीय संबंधों पर आधारित होती है, यानी कि इसमें जो है एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, एक दूसरे के साथ जो है मित्रवत व्यवहार किया जाता है, आवश्यकता पूर्ति की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो है शिक्षण जो है आपका एक त्रिआयामी, जिसके तीन आयाम है, तीन स्तंभ आप कह सकते हैं इसको, तीन ध्रुव इसके आप कह सकते हैं। तो शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं परिभाषा की, गेज की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है और आपके इस टॉपिक को क्लियर भी करेगी। ठीक है, बात करते हैं शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। ठीक है, पारस्परिक प्रभाव है, यानी कि जब एक दूसरे को देखकर किसी चीज से प्रभावित होते हैं, जब एक दूसरे का प्रभाव जो है एक दूसरे पर पड़ता है, वो क्या कहलाता है? आपका पारस्परिक प्रभाव कहलाता है, जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। भाई शिक्षा क्या होती है? व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार जो शिक्षण है वो एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और उसका उद्देश्य क्या होता है? उसके कुछ जो है एक मानक होते हैं, उसके कुछ उसने उद्देश्य मान लिए हैं कि मुझे बच्चे को ये सिखाना है, या फिर मुझे इस प्रकार का बच्चे में व्यवहार परिवर्तन करना है। तो जो व्यवहार में वांछित परिवर्तन, वांछित आपको क्लियर कर रहा है कि जिसको उद्देश्य बनाया गया है, जिसको उद्देश्य बनाया गया है, भाई जो हमारा उद्देश्य है उसी के अनुरूप हम जो है अपनी शिक्षण की प्रक्रिया करेंगे और वो ही क्या हो जाएगा? हमारा वांछित परिवर्तन हो जाएगा। तो ये गेज महोदय ने कहा है कि शिक्षण क्या है? शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य होता है दूसरे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। ठीक है,
ये हो गया होगा आपका क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर एक मानक उसमें बात की जाए तो 3 प्रकार का होता है। पहली की बात करें, एक तंत्रात्मक शिक्षण। यहाँ पे क्या होता है, शिक्षक का प्रभाव ज्यादा होता है, शिक्षक प्रधान यहाँ पर होता है और छात्र जो है गौण स्थिति में होते हैं। यानी कि जो शिक्षक का मन करेगा, जैसे शिक्षक की आवश्यकता होगी या जिस प्रकार से शिक्षक करना चाहेगा वो उस प्रकार से करेगा। छात्र की आवश्यकताओं का, छात्र की इच्छाओं का ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक तंत्रात्मक, नाम से ही पता चल रहा है एक तंत्र का जो है यहाँ पर प्रभुत्व होगा या आधिपत्य होगा। तो यहाँ पे कौन होगा, शिक्षक प्रधान होगा और छात्र गौण रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक जो है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डेमोक्रेटिक, जहां पर जो है मतलब सभी का ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या होता है, ये मानवीय संबंधों पर आधारित होता है और शिक्षक छात्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक सिखाना चाह रहा है बस वो छात्रों को वही सिखाएगा, वो छात्रों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखेगा, इच्छाओं का भी ध्यान रखेगा और पाठ्यक्रम में भी वो है मतलब उस अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वो परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो ये अब एक अच्छा जो है शिक्षण का प्रकार माना जाता है। आज की जो शिक्षण व्यवस्था है वो इसी प्रकार से जो है इसी पर आधारित है। कौन सा, लोकतंत्रात्मक शिक्षण। मानवीय संबंधों पर यह आधारित होता है और शिक्षक छात्र जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने का जो है उनका मतलब उद्देश्य रहता है। ठीक है, तीसरे की अगर बात की जाए तो हस्तक्षेप शिक्षण। यहाँ पे क्या होता है, शिक्षक मित्रवत व्यवहार करता है। आप कोई शिक्षण प्रक्रिया आपकी चल रही है, आप कोई गलत काम भी कर रहे हैं तो शिक्षक का यहाँ पर उत्तरदायित्व ये नहीं है कि उसने डंडा उठाया और मारना शुरू कर दिया। वो आपके साथ एक मतलब रेपर्ड स्थापित करेगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा माहौल तैयार करेगा जिसमें आप जो है कंफर्टेबली मतलब आप रहें, उसमें आप अपनी गलती को जो स्वीकार कर सके। और शिक्षक क्या है, आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। यानी कि इसमें कोई जो है ये भयमुक्त वातावरण यहाँ पर शिक्षक रखेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषा और शिक्षण के प्रकार। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। बात कर लेते हैं अब शिक्षण के सिद्धांतों की। शिक्षण के सिद्धांतों को जो है 2 प्रकार में हम बांट सकते हैं, क्योंकि आज की और जो प्राचीन काल की शिक्षण पद्धति थी उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। आज जो है मनोविज्ञान के सिद्धांतों का जो इसमें शिक्षण जो हमारी प्रक्रिया है उसमें पालन किया जाता है। पहले इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता था। पहले बात करते हैं सामान्य सिद्धांतों की। सामान्य सिद्धांतों में पहला हो जाएगा आपका निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और होने भी चाहिए, तभी हमारी जो है शिक्षण प्रक्रिया ज्यादा प्रभावकारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुकूलता का सिद्धांत। अनुकूलता का सिद्धांत क्या है, आप ऐसा वातावरण क्रिएट कीजिए जो छात्रों के अनुकूल हो। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप पाठ्यक्रम में भी जो है परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम में भी लचीलापन होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया को छात्रों के अनुकूल बनाने की जो वो है का कार्य किया जाता है वो अनुकूलता के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सक्रियता का सिद्धांत। आप ऐसी शिक्षण व्यवस्था लागू कीजिए जिसमें बच्चा भी सक्रिय रहे, ना कि जो है शिक्षक अपना बोलता रहे और छात्र एक मूक बधिर की भांति बैठा रहे। उसका जो इन्वॉल्वमेंट है इस प्रकार का ना हो कि उसे कोई क्रिया ना करनी पड़े, कोई प्रतिक्रिया ना करनी पड़े। यानी कि आपको करके सीखना पर आधारित जो है आपकी शिक्षण विधि होनी चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया आपकी इसी प्रकार की होनी चाहिए कि वहां पर उपस्थित सभी जो है सक्रिय रह सके। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सक्रियता का सिद्धांत। फोर्थ आपका आ जाता है जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। वही बात की गई है कि शिक्षक यहाँ पे प्रधान नहीं है, यहाँ पे मानवीय संबंधों की जो है आप मानवीय संबंधों को आप सर्वोपरि रखेंगे। ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। शिक्षक ये नहीं है जो शिक्षक चाहेगा, जो शिक्षक करना सिखाना चाहेगा वो ही वो
सिखाएगा। छात्रों की आवश्यकताओं का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे मानवीय संबंधों या मानवीय मूल्यों पर यह आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। आप जो कुछ सिखाना चाहते हैं आप बच्चे के पूर्व ज्ञान से उसको जोड़कर सिखाएंगे तो शिक्षण जो है ज्यादा प्रभावकारी रहेगा, और इसी को कहते हैं पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की, क्योंकि आज शिक्षा जो है कैसी है, बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित है ना, और इसीलिए तो आप बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। आप छात्रों को प्रेरित कीजिए ताकि वो खुद से सीख सके। जब वो अंदर से मोटिवेट होंगे, जब वो खुद से मोटिवेट होंगे तो वो ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। आप शिक्षण प्रक्रिया में जो है उनकी रुचि को डेवलप कीजिए। अगर उनकी रुचि होगी तो उनको मजा आएगा, वो ज्यादा सक्रिय होंगे और ज्यादा बेहतर वो सीख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका अभ्यास व आवर्ती का। आपने जो कुछ सिखाया है बच्चे को उसको अभ्यास करने का मौका दीजिए, बच्चे को उसका अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए, उसकी आवर्ती बार बार कराइए। जितनी ज्यादा आवर्ती होगी उतना ही ज्यादा जो है ज्ञान स्थायी रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तत्परता का सिद्धांत। जब तक बच्चा रेडी ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे सिखा पाएंगे, यानी कि आपको उसको पहले तैयार करना होगा, उसके अंदर तत्परता का जो गुण है वो आपको सजग करना होगा, जागृत करना होगा। यही आपका हो जाएगा तत्परता का सिद्धांत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्राम, परिवर्तन और मनोरंजन का सिद्धांत। क्योंकि आज जो है मनोविज्ञान का प्रभाव हमारी शिक्षण व्यवस्था पर देखने को बहुत हद तक मिलता है, और मनोविज्ञान कहता है कि अगर बच्चे जो है थकी हुई अवस्था में होंगे, विश्राम की उन्हें आवश्यकता होगी, और फिर भी आप उनको पढ़ाते रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर नहीं सीख पाएंगे, तो उनको विश्राम की आवश्यकता होगी। परिवर्तन, आप ये नहीं है कि आप पूरे साल एक ही टॉपिक को पढ़ाते रहेंगे, एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार ये जो सिलेबस बनाया गया है इसी प्रकार से तो बनाया गया है, यानी कि इसमें इन तीनों को इंक्लूड किया गया है। आप इसमें मनोरंजन का भी बच्चे के ध्यान रखेंगे, आप उसको बदल बदल कर विषय पढ़ाएंगे, बदल बदल कर जो है टॉपिक पढ़ाएंगे, और उसकी जो गतिविधियां होंगी वो भी बदल बदल कर होंगी। ठीक है, जो एक्टिविटी बेस्ड अब जो करिकुलम हमारा आया है वो इसी के आधार पर आया है कि बच्चे को जो है नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है। आप एक पैटर्न पर ही मत ढलते जाइए, एक ढर्रे को जो है मत अपनाइए, अलग अलग जो है उसमें आप अपनी सृजनात्मक क्षमता के आधार पर जो है आप उसको नए नए जो है नवीन उसको पद्धतियां जो है आप उनको प्रयोग कीजिए, और बच्चे की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाइए, जो ताकि वो अच्छे से सीख पाए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन का सिद्धांत। फीडबैक, आपने कुछ सिखाया है या बच्चे ने कुछ सीखा है उसका फीडबैक लीजिए, उसने कुछ अच्छा किया है तो उसको आप पुनर्बलन दीजिए। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन जो है दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन वो होता है जिससे हमारे कार्य करने की जो क्षमता है या फिर कार्य करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, और नकारात्मक पुनर्बलन होता है अगर हमें नकारात्मक पुनर्बलन मिल जाता है तो हम उस कार्य को करने से बचते हैं, यानी कि वो उसको कार्य करने की जो चांसेस है उसको वो कम करता है। ठीक है, तो आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया में इन दोनों चीजों का भी ध्यान रखना है। अगर बच्चा कुछ अच्छा कार्य करता है तो आप उसको शाबाशी दीजिए ताकि वो अंदर से प्रेरित हो और उस कार्य करने के लिए उसकी जो है इच्छा हमेशा बनी रहे। ठीक है, ये हो गए हमारे शिक्षण के सिद्धांत। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम शिक्षण के स्तर की। आपने अक्सर देखा होगा एक क्वेश्चन आता है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, कई बार देखने को मिलता है एग्जाम में हमें, वो यहीं से आता है, पंचपदीय प्रणाली। ठीक है, अगर शिक्षण के स्तर की बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। स्मृति स्तर होता है, बौद्ध स्तर होता है और ज्ञान स्तर होता है। ठीक है, तो स्मृति स्तर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो बच्चा होता है, जब बच्चा स्मृति स्तर पर होता है वो विचारहीन होता है, उसके खुद के कोई विचार नहीं होते हैं, उसके अंदर सूझबूझ का अभाव होता है, और वो क्या होता है सिर्फ उसको हम तथ्य रटाते हैं, आप उसको कोई टॉपिक रटा देते हैं, रटने पर बल होता है यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर खुद की तो कोई सूझ कोई आपकी समझ नहीं विकसित है, उसके पास खुद का कोई विचार नहीं है। इसमें क्या होता है, जो इसके प्रतिमान की अगर बात की जाए, आप इसके मॉडल की अगर बात करें स्मृति स्तर के,
तो यहाँ पे आपके उद्देश्य होते हैं, आपकी संरचना होती है, आपका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप उसको पढ़ाएंगे, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, आपकी सामाजिक प्रणाली होती है, यानी कि बच्चा कितना इंटरेक्शन कर रहा है, और फिर जो होता है आपका मूल्यांकन, जो आपने सिखाया है आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो संरचना को ही जो है 5 भागों में बांटा गया है, और इसी को क्या है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आप टीचिंग एग्जाम्स के जो है उठाकर अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में कितने पद होते हैं, कौन कौन से वो पद हैं, इस तरह से भी आपको पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें पहला होता है आपका प्रस्तावना। आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसकी जो है तैयारी तो करेंगे ना, तो फर्स्ट जो आपका स्टेप रखा गया है वो तैयारी ही रखा गया है, यानी कि प्रस्तावना। आप उसको एक जो है पूरा उसकी रूपरेखा आप तैयार कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से क्या क्या करना है, तो यही आ जाता है आपका प्रस्तावना और तैयारी में। नेक्स्ट होता है इसमें प्रस्तुतिकरण। जो आपने सिखाना है आप उसको कैसे जो है प्रेजेंट करेंगे, आप उसको प्रस्तुत कैसे करेंगे, वही आपका जो है इसके सेकंड स्टेप में आ जाएगा। तुलना और संबंध, जो आपने सिखाया है आप उसकी तुलना, आप उसमें संबंध स्थापित कर रहे हैं, बच्चे ने क्या सीखा है, किस प्रकार से सीखा है, वो अपने दैनिक जीवन में उसकी तुलना कर रहा है, अपने पूर्व ज्ञान से हो सकता है, या कोई दूसरा जो मतलब कोई परिस्थिति इस प्रकार की बन रही है, वो अपने प्राप्त ज्ञान को उसमें संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, फोर्थ आ जाता है आपका निष्कर्ष। आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आपने जो सिखाया है आप उसमें कितने सफल हुए हैं और कितने आप असफल हुए हैं, आपको क्या बदलाव करने की जरूरत है, या फिर आपको जो है यही पैटर्न जो है चल जाएगा आपका। इस प्रकार से आप सामान्यीकरण अपना करते हैं। फिर हो जाएगा आपका प्रयोग और अभ्यास, जो कि बच्चा करेगा, जो उसने सीखा है आप वो उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेगा और उसका बार बार अभ्यास करेगा। ठीक है, इसके प्रतिपादक हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। इसे हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है और हर्बर्ट ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। ये हो गया आपका शिक्षण के सिद्धांत। बहुत अच्छे से करिएगा, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, शिक्षण के स्तर, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं बौद्ध स्तर की। बौद्ध स्तर क्या है, स्मृति व चिंतन के बीच की इसको कड़ी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा नियम पहचानने और समझने पर जो है बच्चे के बल दिया जाता है। बात की जाए तो इसके प्रतिपादक कौन है, मॉरिसन है। इन्होंने इसको जो है 5 इनकी भी पंचपदीय प्रणाली होती है ये, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, इस अन्वेषण क्या होता है, हम किसी चीज के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी चीज की मतलब जितना दूर तक हम उसके बारे में देख सकते हैं, जितना दूर तक हम उसके बारे में सोच सकते हैं, वो क्या होता है आपका अन्वेषण होता है। प्रस्तुतिकरण, आप उसको प्रस्तुत किस प्रकार से कर रहे हैं, जो आप पाठ्यक्रम बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, आपका उसका रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन आपका कैसा है। आत्मीकरण, आप उसको आत्मसात कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार, कितना आप उसको आत्मसात कर रहे हैं, वो सब इसमें आ जाता है। व्यवस्था होता है आपकी जो शिक्षण व्यवस्था है, आपकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है, उसमें पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, पाठ्यक्रम लचीला है कि नहीं है, किस प्रकार की आप उसमें शिक्षण विधि प्रयोग कर रहे हैं, बैठक व्यवस्था आपकी कैसी है, तो वो सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। अभिव्यक्तिकरण, जो बच्चे को आपने सिखाया है, बच्चा उसको एक्सप्रेस कैसे कर पा रहा है, कितना वो कर पा रहा है, ये सब आ जाएगा अभिव्यक्तिकरण में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चिंतन स्तर की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट जो है लेवल होता है, सर्वोच्च स्तर कहलाता है ये चिंतन स्तर। जब आप चिंतन की अवस्था में आ जाते हैं तो आप मतलब नॉर्मली जो है बौद्ध स्तर और जो स्मृति स्तर था उन दोनों से जो है ऊपर उठ चुके होते हैं। ठीक है, चिंतन स्तर क्या होता है, समस्या केंद्रित होता है। इसमें आपको एक समस्या दे दी जाती है, आप उसका जो है अपने लेवल पर, अपने जो आप सोच सकते हैं उसके बारे में, जो आपकी समझ है, जो आपका जो समझ विकसित हुई है, उसके आधार पर आप उस समस्या का समाधान खोजते हैं। तो ये समस्या केंद्रित होता है। और जहाँ पे भी आपको चिंतन स्तर आएगा वहाँ पे चिंतन जो है किस प्रकार का होगा, मौलिक चिंतन होगा, यानी कि आप जो है कॉपी नहीं करेंगे किसी की, वो आपके नवीन विचार होंगे, आपके खुद के होंगे। ठीक है, आप इसमें नवीन खोज की जो है स्थिति में होते हैं, आप इसमें नवीन खोज भी कर सकते हैं।
प्रतिपादक की बात की जाए तो मॉरिस पीहंट थे और इन्होंने जो है 4 स्तर जो 4 पद जो है बताए थे इसके। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है, इन दोनों से आ जाता है, इसलिए मैंने वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षण सूत्र। कहीं भी कोई ऐसा पेपर नहीं जाता है जहां से शिक्षण सूत्र के बारे में ना पूछा जाए, और इसमें कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ ये पूछता है कि शिक्षण सूत्र है। यहाँ पे आपको पूर्ण से अंश दिखाई दे रहा है, आपको एग्जाम में इस तरह से लिख देगा अंश से पूर्ण की ओर, तो क्योंकि दोनों शब्द ही आपने पढ़े हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है उसे टिक कर दे। तो ये कुछ शिक्षण सूत्र हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगर बच्चे को सिखाने की अगर बात आती है तो आप सबसे पहले वो चीज उसको सिखाइए जो उसके सामने मतलब उपस्थित है, सामने अवेलेबल है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में वो उसको देख सकता है। जब आप उसको ऐसी चीजों से अवगत करा देंगे तो धीरे धीरे वो मतलब क्योंकि जो है उसका स्मृति स्तर डेवलप हो जाएगा, उसका बौद्ध स्तर डेवलप हो जाएगा, चिंतन स्तर उसका डेवलप होने लगेगा। तो इस प्रकार से वो अप्रत्यक्ष चीजों के बारे में भी वो सोचने कल्पना करने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रत्यक्ष चीजों से उसको शुरुआत करेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान देंगे उसको, ठीक है, जो उसके सामने प्रेजेंट हो, ऐसी चीजों से आप उसको जोड़ेंगे, आप ऐसी चीजें उसको सिखाएंगे और धीरे धीरे जो है शिक्षण की प्रक्रिया अपने अगले लेवल तक पहुंचेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जिन चीजों को बच्चा छू सकता है, देख सकता है, प्रयोग कर सकता है, ऐसी चीजों का प्रयोग कीजिए उसको सिखाने में। जैसे बुक्स वगैरह हो जाती हैं, बुक से आप छोटी छोटी कविताएं सिखाइए तो बच्चा क्या होगा, बुक को छुएगा भी, देखेगा भी और सुनेगा भी, यानी कि उसमें जो है ज्यादा इंद्रियां आपकी प्रयोग की जाती हैं, इसीलिए जो है आपका ज्ञान जो है स्थायी हो सकता है, स्थायी होगा। तो आप पहले मूर्त चीजों का प्रयोग करेंगे, फिर आप अमूर्त की ओर चलेंगे, क्योंकि चिंतन स्तर क्या है, बाद में ही तो डेवलप होता है, और जब तक चिंतन नहीं होगा तो हम अमूर्त चीजों के बारे में कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आपको साइंस पढ़ानी है, आप मतलब पत्ती के बारे में आप पढ़ाना चाह रहे हैं, आप मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप क्या होगा, सीधा प्रकाश संश्लेषण पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा सकते। छोटे बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, हम पहले इसको पेड़ के बारे में बताएंगे, पेड़ के भागों के बारे में बताएंगे, पौधे के भागों के बारे में बताएंगे, ये जड़ होता है, ये तना होता है, ये पत्ती होती है, ठीक है। फिर हम क्या होगा, पत्ती के भागों के बारे में बताएंगे, पत्ती में क्या है मतलब हमारी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर बताएंगे, ना कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य क्या हो गया आपका, ठीक है, तो आप विशिष्ट से सामान्य की ओर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात मतलब जिन चीजों को बच्चा पहचानता है, जिन चीजों से बच्चा परिचित है, आप उनके बारे में जानकारी देंगे और फिर आप अज्ञात की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अनुभव से तर्क। जो बच्चे ने गेन किया है वो उसके अनुभव है, हो सकता है उसके पूर्व में कुछ अनुभव रहे होंगे, उनके आधार पर जब वो तर्क करने लगता है उसके बाद जो है वो अनुभव से तर्क की ओर जो है चलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पूर्ण से अंश की ओर। हमने पूर्ण चीज को पढ़ाया है पहले, हम कोई किसी चीज को पूर्ण रूप में उसको दिखाएंगे, फिर हम उसके भागों के बारे में जो है उसको जानकारी देंगे। ये आपका हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में बांट देना। आप पाठ्यक्रम को लेते हैं तो आप पूरा पाठ्यक्रम जो है एक दिन में नहीं पढ़ाते, वो यूनिट्स में डिवाइड होता है, यूनिट्स को भी हम सब यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हुआ, हम उसका विश्लेषण पहले कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे उसका जो है संश्लेषण होता चला जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे भागों में बांटना। फिर हो जाएगा आपका सरल से जटिल की ओर। आप पहले बच्चे को सरल चीजें सिखाइए, फिर वो जटिल की ओर मतलब उसको लेकर चलेगा। जैसे आपको बच्चे को मैथ्स के बारे में पढ़ाना है, पहले आप उसको गिनती सिखाएंगे, गिनना सिखाएंगे, आप उसको पहले उसको पहाड़े सिखाएंगे, फिर आप जो है उसको मतलब ये प्रक्रिया है जो आपका जोड़ घटा गुणा भाग ये सब चीजें होती हैं, आप उसको उनके बारे में बताएंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर। बच्चे को जो है आप अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं शिक्षण सूत्र।
यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, दोनों जगह से आपको दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों को दो प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं जो हमारे लिए आसान होगा। पहला है हमारा प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां। ठीक है, प्रभुत्ववादी मतलब जिसमें शिक्षक जो है, शिक्षक का प्रभाव रहता है, या प्रभुत्व कह सकते हैं, शिक्षक का प्रभुत्व रहता है, जिसमें शिक्षक अपने अकॉर्डिंग जो है कार्य करता है। बच्चे की आवश्यकताओं का, बच्चे की इच्छाओं का, बच्चे की रुचि का कोई ध्यान आप कह सकते हैं कि नहीं रखा जाता है। दूसरा आ जाता है आपका प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां। प्रजातांत्रिक में आपका वही हो जाता है, आप मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का जो है आप पालन करेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो है, शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध जो है मानवीय संबंध होंगे। ठीक है, मानवीय संबंध। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षार्थी होता है, जो छात्र होता है, आप उसकी रुचि का भी ध्यान करेंगे, आप उसको अभिप्रेरित भी करेंगे, आप उसकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखेंगे। अगर उसको कोई समस्या हो रही है तो आप उसका निदान करेंगे, उसका उपचार भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट बात कर लेते हैं प्रभुत्ववादी विधियां कौन कौन सी हैं। व्याख्यान विधि है, यानी कि जो आप बोल सकते हैं लेक्चर मेथड जो यूज होता है हमारा, मोस्टली लेक्चर मेथड ही यूज होता हुआ आया है, वो क्या होता है आपका प्रभुत्ववादी विधि होती है। उसमें क्या होता है कि टीचर जो है बोलता हुआ चला जाता है, पाठ्यक्रम जो है उसको पूरा कराना होता है, तो वो लेक्चर देता है। उसमें बच्चे मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बच्चे उसमें सक्रिय हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बात का वहां पे कोई ध्यान नहीं रखा जाता। दूसरा आपका हो जाता है प्रदर्शन विधि। टीचर जो है किसी चीज को, किसी टॉपिक को प्रदर्शन के माध्यम से समझाता है। तो प्रदर्शन कौन करता है? सिर्फ टीचर करता है। बच्चे उसको एक सिर्फ देखने का काम करते हैं, क्योंकि सारी गतिविधि जो है मतलब सक्रिय कौन होता है वहां पे? शिक्षक होता है। बच्चे वहां पे निष्क्रिय रूप में ही रहते हैं, सिर्फ वो उसको देखते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है व्यक्तिगत अनुदेशन। जब हम पर्सनली किसी को टीच कर रहे हैं या ट्यूटर जो कह सकते हैं आप, ट्यूशन जो हम दे रहे हैं, वो आपको आ जाएगा व्यक्तिगत अनुदेशन में। और नेक्स्ट आपका हो जाता है अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में आपने अपने टीचिंग प्रोग्राम्स में भी पढ़ा होगा। इसमें भी जो है मतलब बच्चे को स्वतंत्रता नहीं होती है कि वो किसी मतलब ये नहीं होता है कि अब एक चीज उसको समझ नहीं आ रही तो वो नेक्स्ट जो है टॉपिक पे चला जाए, नेक्स्ट स्टेप पे वो चला जाए। उसको बारी बारी से ही वो चीजें करनी होंगी। अभिक्रम यानी कि एक वो सीक्वेंस में बनी हुई है, फर्स्ट आपको पहले यही करना है, फिर आप इस पे जाएंगे, फिर आप थर्ड जो है आपका स्टेप, तब आप जाएंगे। आप ये नहीं है कि आप फर्स्ट आपको हो नहीं रहा है, सेकंड आपको आता नहीं तो आप सीधा थर्ड पे पहुंच जाएं। ये अभिक्रमित अनुदेशन में नहीं होता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन भी क्या है? एक प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रजातांत्रिक की। ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों का पालन करती है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर ही आधारित होती है। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जो आज की ये वीडियो है, आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके टीचिंग एग्जाम में। आप टेट देने जा रहे हैं, टेट में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको शिक्षण विधियों से मिल सकते हैं। आपका शिक्षण सूत्र पूछ सकता है, आपकी जो शिक्षण विधियां हैं यहाँ से आपकी जो है बात बन सकती है, आपसे परिभाषा भी आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर, क्वेश्चनेयर मेथड। आप एज ए टीचर आप बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बच्चे को अपने साथ इंटरेक्शन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आपका और बच्चे का इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर दोनों सक्रिय हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रजातांत्रिक में प्रश्नोत्तर, जब आप प्रश्न उत्तर की जो है प्रक्रिया करते हैं। सामूहिक परिचर्चा ग्रुप डिस्कशन, जीडी जिसे बोलते हैं। आप वाद विवाद को भी प्रजातांत्रिक में रख सकते हैं। यहाँ पर भी दोनों पक्ष जो है सक्रिय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड भी इसको बोलते हैं, खोज विधि, इसको उद्वेलन विधि जो है इसको बोलते हैं, उद्वेलन। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, किसने कौन सी जो है
शिक्षण विधि प्रस्तुत की है, यहाँ से ही आपका जो है क्वेश्चन बनता है। अन्वेषण विधि में क्या होता है, आप किसी चीज के बारे में खोज कर रहे हैं, आप बैठे हैं, एकदम से आप ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे कहते हैं, आपसे अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अचानक से आप जो है आपका चिंतन स्तर जो है आपके स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर को पार करता हुआ आप उसके समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी ने दिया था, और प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि बच्चे को उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार जो है शिक्षक किसी टॉपिक को दे देता है, और उस पर जो है उसको या तो अपने विचार लिखने होते हैं या कोई क्रियाकलाप के माध्यम से भी वो प्रोजेक्ट पूरा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका ऐतिहासिक खोज विधि। खोज विधि, इसमें आपको किसी चीज को खोजने के लिए, हिस्टोरिकल चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ये सब चीजें आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है खेल विधि। आप बच्चे को खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, बच्चा ज्यादा रुचि लेकर पढ़ेगा, ज्यादा वो अभिप्रेरित होगा, तो ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा प्रयोग की जाती है। डाल्टन विधि, पार्कहर्स्ट ने ये जो है प्रतिपादन इसका किया था। डाल्टन एक शहर का नाम था, इसीलिए इसको डाल्टन विधि जो है कहा जाता है। जिस शहर में की वो रहने वाली थी उसी के नाम पर जो है इसका नाम डाल्टन विधि पड़ा। ये भी छोटे बच्चों के लिए है। समस्या समाधान विधि, आपको कोई समस्या दे दी जाती है, आप उसके बारे में अपने लेवल पर जो है उसका समाधान ढूंढते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका समस्या समाधान विधि कहलाता है। इसमें बच्चा जो है ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए इसे ज्यादा प्रभावकारी माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कहानी कथन विधि। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आप उसमें स्टोरी के माध्यम से जो है बच्चे को ज्यादा रुचिकर तरीके से, ज्यादा प्रभावकारी, आप उसको जो है उसकी याद रखने की क्षमता जो है ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वो क्या होता है, कहानी कथन विधि के द्वारा। जैसे हिंदी हो जाता है हमारा, आप हिस्ट्री के भी बहुत सारे टॉपिक हैं, वो आप कहानी कथन विधि से कंप्लीट करा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रियाकलाप विधि। आप साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब चीजें, इन सब चीजों में जो है आप क्रियाकलाप विधि यानी कि एक्टिविटी मेथड को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्टिविटी मेथड में क्या होता है, बच्चा ज्यादा सक्रिय होता है, उसकी ज्ञानेंद्रियां जो है मतलब पूर्ण रूप से जो है उस कार्य में लगी हुई होती हैं, तो उसका जो ज्ञान होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, रोल प्ले आपका आप हिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। आपको किसी मतलब या नायक के बारे में आपको पढ़ाना है, आप बच्चों के द्वारा जो है उस किरदार को निभवा सकते हैं, आप उस किरदार का निर्वहन करवा सकते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे ज्यादा रोचक पूर्ण तरीका उनको वो लगेगा और बच्चे ज्यादा सक्रिय होकर वहां पे सीखेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है अवलोकन विधि। आप इसको भ्रमण विधि भी कह सकते हैं। आप किसी मतलब ये हिस्ट्री वगैरह में, आपका ज्योग्राफी में आप इसको शामिल कर सकते हैं। बच्चे उस जगह पर जाएंगे जिस जगह के बारे में आपको पढ़ाना है, जिस जगह के बारे में आपको जानकारी देनी है, या कोई वस्तु भी हो सकती है, आप उसका मॉडल ला सकते हैं क्लास में। बच्चे उसका स्वयं अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे खुद से, तो वो क्या होगा, ज्यादा अच्छे से वो सीख पाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी शिक्षण विधियां। अब बात कर लेते हैं कौन सी शिक्षण विधियां किसने दी हैं, जहां से आपका क्वेश्चन अक्सर बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारी शिक्षण विधियां हैं उनके प्रतिपादक कौन कौन है, शिक्षण विधियों के प्रतिपादक। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है हमेशा, और बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। पहला है खेल विधि। खेल विधि को दिया था कॉल्डवेल कुक ने। कई जगह आपको फ्रोबेल भी देखने को मिल जाता है, वो गलत है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति को दिया था। ठीक है, खेल विधि दी थी कॉल्डवेल कुक ने। इन्होंने कहा था कि बच्चे को जो है खेल के माध्यम से ही सिखाना चाहिए, और ये प्राइमरी सेक्शन के लिए तो अच्छा माना जा सकता है, लेकिन सभी स्तर पर जो है ये लागू हो ये संभव नहीं है, और सभी विषयों पर भी ये लागू नहीं होता है। डाल्टन विधि ये दिया था हेलेन पार्कहर्स्ट ने, और ये डाल्टन शहर में दिया गया था, इसीलिए इसको डाल्टन विधि जो है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन विधि। ये दिया था आपके पेस्टोलॉजी ने। ये कहते थे कि बच्चे को आप जो सिखाना चाहते हैं आप उसको प्रकृति से जोड़िए, वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। फिर बात कर लेते हैं अन्वेषण खोज विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपसे
पूछी भी जाती है। 3 इसके नाम है, अलग अलग नामों से ये पूछी जाती है। अन्वेषण खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। ह्यूरिस्टिक मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, एकदम से आपसे अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं और अचानक से आप जो है समस्या का समाधान कर देते हैं, वही क्या हो जाएगा आपका ह्यूरिस्टिक। प्रश्नोत्तर विधि आपकी सुकरात ने प्रतिपादित की थी। सुकरात जो है प्रश्नोत्तर किया करते थे, सबसे जो मतलब उनके विचार लेने की जो प्रक्रिया थी वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही वो बातचीत करते थे। प्रोजेक्ट विधि आपकी किलपैट्रिक ने दी है। कई जगह आपको जॉन डीवी भी मिल सकता है। अगर आपके एग्जाम में जॉन डीवी आए तो जॉन डीवी लगा दीजिएगा, अगर जॉन डीवी ऑप्शन में नहीं है तो फिर किलपैट्रिक के साथ आप जाइएगा। फिर आप बात करते हैं वैज्ञानिक विधि, ये गुडवाल स्केट्स ने दी थी, एचटेट में पूछा गया है, यूपी टेट वगैरह में तो अब तक नहीं आया है। समस्या समाधान विधि सुकरात इसके जनक माने जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रॉबर्ट ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समाज विधि, समाज मिति सॉरी, एल मोरेनो ने इसको प्रतिपादित किया था। आगमन विधि की बात करें तो अरस्तु ने दिया, और निगमन विधि जो थी हमारी प्लेटो ने दी थी। निगमन विधि को ज्यादा प्रभावकारी माना जाता है। प्रश्नावली वुडवर्थ ने प्रस्तुत की थी, और संवाद विधि व्याख्यान विधि आप कुछ भी कह सकते हैं, ये इसके जो जनक थे प्लेटो थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन में उसमें पेपर में पूछी भी जाती है, मॉन्टेसरी विधि मारिया मोंटेसरी ने दी थी। जो थोड़े से स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए यूज की जाती है। खेलों के माध्यम से कुछ इनके टूल्स थे जिनके माध्यम से बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया कराते थे। अवलोकन विधि आपके अल्बर्ट बंडूरा ने प्रतिपादित की है। क्रियाकलाप को जॉन डीवी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रगतिशील शिक्षा के जो है जनक कहे जाते हैं जॉन डीवी। इन्होंने ही कहा था कि बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा मतलब शिक्षण विधि जो है आपकी शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है शारीरिक मानसिक रूप से उसमें इन्वॉल्व रह सके, ठीक है। क्रियाकलाप विधि जॉन डीवी ने दी थी। और बहुत कॉमन आपका बहुत ज्यादा भी पूछा जाने वाला किंडरगार्टन पद्धति जो है उसके प्रतिपादक कौन है, उसके जनक कौन है, ये फ्रॉबेल ने दिया था। इन दोनों को कई बार एक ही जो है मान लिया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। इन्होंने किंडरगार्टन जो शब्द था, किंडर और गार्टन, इन्होंने कहा था कि जो टीचर है वो गार्डनर है और जो स्टूडेंट है वो फ्लावर है। स्टूडेंट, इन्होंने फ्लावर की जो है संज्ञा बच्चे को दी है। बच्चे फूल के समान होते हैं, आप उनको बड़े प्यार से रखिए, डांट डपट जो है बच्चे से दूर ही रहनी चाहिए। तो ये हो जाती है हमारी शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं इसका, हालांकि स्क्रीनशॉट ही ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, फिर अपने जो है खुद से नोट डाउन कर लीजिएगा अपने लेवल पे। तो ये हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट जो हमारा एक सूक्ष्म शिक्षण जो टॉपिक बचता है उसको डिस्कस करते हैं। अब बात कर लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की, जहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। ये क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? शिक्षण का लघु रूप भी कहा जाता है इसको, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये हालांकि बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है। शिक्षण का लघु रूप, सूक्ष्म शिक्षण को कहा जाता है कि ये कम समय में कम छात्रों को तथा कम शिक्षण क्रियाएं इसमें इंक्लूड होती हैं। इस प्रकार की जो शिक्षण विधि हम करते हैं, आप जब ट्रेनिंग लेते हैं आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको टीचिंग प्रोग्राम जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आपको करने होते हैं, और उसमें जब आप वो सब चीजें कवर कर जाते हैं, उसके बाद जो पहला स्टेप आता है शिक्षण की और रुख करने का, वो माइक्रो टीचिंग से ही आप लोग स्टार्ट करते हैं। हम सभी ने किया भी है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? कम समय में कम छात्रों और कम शिक्षण क्रियाओं, यानी कि आप में इसमें जो है आपको शिक्षण कौशल भी जो है कम ही प्रयोग करने होंगे, और वो ऐसी प्रविधि है, वो क्या कहलाएगा? आपका सूक्ष्म शिक्षण आपका कहलाएगा। इसमें थोड़ा सा मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। कई जगह पर आपको रॉबर्ट देखने को मिलेगा कि इसके प्रतिपादक जो है वो रॉबर्ट है, और कई जगह आपको देखने को मिलेगा वो एलन है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन जो आपका आएगा उसके आंसर के अनुरूप जो है आप
सेटिस्फाई हो सकते हैं। आप इसका देख सकते हैं कि अगर एलन उसके ऑप्शन में नहीं है और रॉबर्ट दिया हुआ है तो आप रॉबर्ट के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप एलन के साथ ही जाएंगे। ठीक है, अगर बात की जाए सूक्ष्म शिक्षण है क्या, सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत यानी कि जो सरल रूप में आप शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं, जो छोटे आकार की आपकी कक्षा है और उसमें क्या है कम समय ही आपको लगता है, वो क्या हो जाएगा आपका सूक्ष्म शिक्षण हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल अवधि उसकी कितनी होती है, 36 मिनट जो है उसकी कुल अवधि होती है। अगर सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र है उसकी बात की जाए तो उसमें 6 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है पाठ योजना निर्माण। आप उसको पहले से तैयार कर लेंगे, आपको समय दिया जाएगा, आप घर से भी उसको लेकर जा सकते हैं। आप जहां भी आपकी जो वातावरण है, जो आपकी एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे तैयार कर सकते हैं। फिर बात करते हैं शिक्षण की। आप 6 मिनट के लिए जो है शिक्षण करेंगे। वैसे आपको 40-40, 50-50 मिनट जो है शिक्षण कार्य करना पड़ता है, लेकिन जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें आपको सिर्फ 6 मिनट शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद जब आप शिक्षण कर लेंगे आपको प्रतिपुष्टि दी जाएगी, आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपका जो शिक्षण था, आपने जो उसमें कौशलों का प्रयोग किया है, आपने जो उसमें पाठ्यक्रम का प्रयोग किया है, जो आपकी प्रविधियां, जो आपने मेथड यूज किया है वो कैसा रहा, उसके बारे में आपको प्रतिपुष्टि फीडबैक दिया जाएगा। उसमें भी आपके 6 मिनट लगते हैं। ठीक है, जो आप में उसमें कमियां रही हैं उनको सुधारने के लिए आप लेसन को दोबारा जो है प्लान करेंगे, रीप्लानिंग जो है आप यहाँ पे करेंगे और उसके लिए आपको दिया जाता है 12 मिनट का समय। आप अपने उसी टॉपिक को आप दोबारा जो है आप उसका लेसन प्लान बनाएंगे दोबारा से और फिर जो है आपका पुनः शिक्षण आपको करना है। उसके लिए फिर से आपको 6 मिनट का समय मिलेगा और जब आप वो शिक्षण कार्य पूरा कर लेंगे उसके बाद आपको पुनः जो है फीडबैक दिया जाता है, पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है। और ये प्रतिपुष्टि जो है आपके जो संगी साथी होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है आपको दी जाती है। जब आप ट्रेनिंग के दौरान आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण को क्या बोला जाता है, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, और इसके लिए भी आपको 6 मिनट का ही समय दिया जाता है। और फिर से आप जो है नई पाठ के लिए जो है आप दोबारा से नई पाठ योजना का निर्माण कर देते हैं जब आपका ये जो चक्र पूरा हो जाता है। और इसमें कितना समय लगता है, 36 मिनट का जो है कुल समय लगता है। तो ये हो जाता है हमारा सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा सफल सिद्ध हुआ है। आप इसमें कौशलों का विकास करते हैं, आप इसमें प्रस्तावना जो है तैयार करते हैं, आपको प्रस्तावना के जो है कौशल जो स्किल हैं वो डेवलप हो जाते हैं। आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप व्याख्यान विधि को जो है सीख जाते हैं, आपको किस प्रकार से लेक्चर देना हो। तो ये कौशलों के विकास में जो है सहायक होती है। यहाँ लिख देते हैं, ये कौशलों के जो विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सूक्ष्म शिक्षण। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक कंप्लीट होगी और जो हमारा जो सिलेबस है वो भी लगभग जो है पूरा हो चुका है। कुछ 1-2 टॉपिक बचते हैं वो हम मैराथन में ले लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बस अब लगे रहिए, वरना जज्बा जो है उसे बिल्कुल भी कमजोर मत होने दीजिएगा, कम मत होने दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।